से दरखास्त की कि मुझे कुछ गज़लें अपनी भिजवा दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिरयानी का जायका बताने के लिए मैं पूरी देख खाऊँ। मुझे 20 गज़लें भेज दो। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे 20 गज़लें भेज दी। और अगर मेरे पास उन 20 गज़लों को पढ़ने के बाद मैं अगर यहाँ आया हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा हकीकत ये है कि एक मेरा कमिटमेंट था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और दूसरा ये था कि मैं ये चाहता था कि इस किताब के बारे में कुछ लोगों की आरा सुनूं, कि चूँकि जो हिंदी में हो रहा है, जो हिंदी दुनिया में हो रहा है, उससे मैं बहुत वाकिफ़ नहीं। और आज मैं यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-4 बातें अगर नाम होता तो आज ना कही गई तो उनके सफ़र की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। शायद वो ये समझ लेंगे कि जो वो अचीव करने निकले थे उन्होंने अचीव कर लिया। मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा नहीं हुआ। सही है। मुझे राम होता, मुझे ऐसा लगता है इन 20 वर्षों को पढ़ने के बाद और आज दोस्तों से किताब की दूसरी गज़लें और दूसरे अशआर सुनने के बाद कि जैसे एक इंतहाई तवानाई वाला, इंतहाई बलबले वाला, इंतहाई जोश वाला, इंतहाई मोहब्बत वाला शख्स बगैर मुकम्मल ट्रेनिंग किए हुए मैदानी जंग में उतरा है। उस मैदानी जंग में मैं उसका बलबला देख रहा हूँ, मैं उसका जोश देख रहा हूँ, मैं उसकी इच्छा देख रहा हूँ, मैं उसकी चाहत देख रहा हूँ, मैं उसके आगे बढ़ने का जज्बा देख रहा हूँ, और साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि इस नौजवान को किसी ने मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं दी, और अगर इसको आज भी किसी ने रोकने ट्रेनिंग नहीं दी तो ये मारा जाएगा। गालिब ने, इतने बड़े शायर ने अगर ये कहा कि कुछ और चाहिए गुस्सा मेरे बयां के लिए, तो उसका सबब ये नहीं था कि गालिब को बहूर पर अबूर नहीं या उन्हें उर्दू गज़ल की तमीज़ नहीं, बल्कि उन्होंने ये मिसरा इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि गज़ल कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके दायरे में रहा। जो गीत, जो लय 7 मात्रों में बजाई जाती है, उसको आप 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 28 में 56 तो कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन 7 की ही रही। जो वह, जो लय, जो सुर जिस जगह कायम है, हम क्रिएटिव लोगों को उस जगह को कायम रखते हुए सफर को जारी रखना है। दुरुस्त है कि नए लफ्ज करना हर शायर का ना सिर्फ हक है बल्कि उसका फर्ज है। ज़बान को आगे बढ़ाना उसका फर्ज है। बहूर नई ईजाद करना उसका फर्ज है, उसका हक है। लेकिन जब तक पहले स्टेप को गोसा नहीं दिया जाएगा, आप पहली मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इस सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। मैं इस कदर खुश हूँ कि ये किताब आपने, और जिस तरह से आपने किताब प्रेजेंट की है, तमाम मैं इस कवर के हवाले से, इस किताब के मटेरियल के हवाले से कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू रही, बातचीत रही, जिस कदर हर शख्स को इस कवर से लेकर और आपकी जो क्लोजिंग पर आपने जो लोगों को आरा दी है अपनी के नए शहरों को क्या करना चाहिए, जितना लोगों को हक उससे नाइतफाकी करने का, डिसएग्री करने का है, उतना ही हक आपको ये बयान करने का। जो शख्स ये इनको उसको ये शायरी या उसको ये अंदाज पसंद नहीं आता वो इसको ना पढ़े, सिंपल सी बात है। लेकिन विद द सेम टोकन एक बात मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ यहाँ से कि ये जो अदब या फनकार या गाना या किसी किस्म का आर्ट जो है, ये इंतहाई बदलिहाज साम, ये गलती माफ नहीं करता। मेहदी हसन साहब से मेरा तवील अरसे से ताल्लुक है, 35 साल में उनके साथ रहा हूँ, और 35 साल के अरसे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, किस तरह से नहीं कहा। उम्र के आखिरी हिस्से में खुशकिस्मती या बदकिस्मती से आखिरी रिकॉर्डिंग उनकी, वो भी मेरी रिकॉर्डिंग है, वो बेसुरे नहीं हुई। अपनी उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से उनकी आवाज़ में कमजोरी आ गई, तो सुर जितनी मजबूती से लगता था उतनी मजबूती से नहीं होता। तो जिस शख्स ने सारी जिंदगी सुर की इबादत की, सारी जिंदगी काम ही ये किया, जब आखिर में आकर उसको वो काम हल्का सा धीमा लगा तो लोगों ने उस शख्स को माफ नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये गजल भी अच्छी गाई,
गजल को सुनने के बाद वो उनके पिछले 70 साल का काम भूल गए कि नहीं ये गजल भी है। मैं सिर्फ इकबाल के इस विषय पर अपने बयान को क्लोज करने से पहले रामा साहब मुझे ये कहूँगा कि नहीं, ये सफर का पहला कदम है, भरपूर कदम है, लेकिन इस कदम से अगला कदम रखने से पहले एक बार फिर छान फटक लेना कि वो कदम बहुत मजबूत पड़े, इससे बेहतर पड़े। मेरी और तमाम दोस्तों की दुआएं, हमारे सपोर्ट हमारे साथ है। और इकबाल का एक दूसरा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरूरत है। मैं आप लोग शायद कोहिनूर को पहचान नहीं रहे हैं। फरहत भाई यहाँ मौजूद हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और अगर हम फरहत भाई को बगैर गज़ल सुने बैठ जाने थे तो ये हमारी डॉक्टर बशीर अहमद का एक शेर है, मुझे याद आता है कि सफ़र की धूप घनी चांदनी सी होती है, सफ़र की धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, और गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। फरहत भाई यहाँ बैठे हैं, मुझसे शायद मुझसे वाकिफ नहीं है, तो मैं एक बात 4 शेर आपको सुनाता हूँ। इस हवाले से मेरे ताल्लुक है। रमज़ान, तुमसे इजाज़त इसलिए चाहता हूँ कि स्टेज तो देखिए, ये खिता है जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, जिसका वीज़ा लेने में मुझे आज दिक्कत है। इस खिते में लखनऊ से मेरा दतियाल है, और जिस दूसरे शहर में मेरी वालदा की पैदाइश है वो भी यहीं दिल्ली के करीब कैथल करनाल। उसके बाद जहाँ की मेरी पैदाइश है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वो खिता इस वक्त आजकल पाकिस्तान कहलाता है, जगह राजस्थान में पैदा हुआ है। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे बच्चे हैं, वो दुनिया के नक्शे पर अमेरिका कहलाता है। हम मुख्तलिफ हिजरतों से, मुख्तलिफ माइग्रेशन से गुजरते हुए इस सफ़र को तय कर रहे हैं। और आज जबकि हम लोग अभी तक सरहदों में बैठे हुए और उलझे हुए हैं, दुनिया दरअसल सैयारों की तरफ, सितारों की तरफ। मैं इस हवाले से 4 शेर सुनाता हूँ कि सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बढ़ गया, सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बढ़ गया, और वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बढ़ गया। सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बढ़ गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बढ़ गया। और 1000 नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। 1000 नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। न जाने कब मैं मंदिरों में, मस्जिदों में बढ़ गया। 1000 नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। न जाने कब मैं मस्जिदों में, और मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता था। मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। खुदा जो मस्जिदों में था, नमाजियों में बैठा। मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता रहा, और खुदा जो मस्जिदों में था, नमाजियों में बैठ गया। और एक शेर मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि सफर के आखिरी कदम पे ये खुला, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, बचा लिया था रहसनों से, रहबरों में बचा। सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, बचा लिया था रहसनों से, रहबरों में बढ़ गया। और सफर हयात का तमाम हिजरतों में बढ़ गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहद। मेरी गजल है, मैं उस तरह तो नहीं इसको सुना सकता जिस तरह मेरे साहब सुना रहे हैं। अलबत्ता 2-4 शेर हैं कि कोपलें
फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, मुगलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, और वो न समझा है न समझेगा। वक्त का तूफान हर एक शय बहा कर ले गया, वक्त का तूफान हर एक शय बहा कर ले गया, और कितनी तन्हा हो गई है रहगुजर। और राह में तेरी घड़ी भर की रिफाकत के लिए, राह में तेरी घड़ी भर की रिफाकत के लिए चल रहा है धूप में पागल शजर। रमजान के मुकद्दस महीने में फरहत साहब यहाँ हिंदुस्तान आए और आपने इस गज़ल संग्रह पर जो टिप्पणी रावतार के लिए की और अपने गज़लों से यहाँ श्रोताओं पर स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हम सभी की ओर से। वस्तुतः ये जो आज रावतार के गज़ल संग्रह पर समीक्षकों की और विद्वानों की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, हम लोगों को लगता है कि जैसे हम जो परिवार के लोग हैं हमें खुद मिल रही है, और इसको हम बड़े हृदय से बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार करते हैं। और अब समय है अध्यक्षीय भाषण के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर हरगुलाल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से इस जो हमारा समारोह है इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। डॉक्टर हरगुलाल गुप्ता जी। और सभागृह में उपस्थित मुझे 10 वर्ष तक ट्रिनिडाद और मॉरिशस में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं को प्रोत्साहन देने, बढ़ावा देने, प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला। कभी मॉरिशस में इसी तरह का एक कवि सम्मेलन हुआ था, लेकिन आज का कवि सम्मेलन और गज़ल का ये रूपांतरण जो प्रस्तुत हुआ निश्चय ही अवर्णनीय है। रामावतार जी को अनेक परामर्श दिए गए हैं, उनमें सबसे अच्छा परामर्श यही है कि ये उनकी गज़ल यात्रा का प्रारंभ है, और गज़ल यात्रा का प्रारंभ एक प्रकार से उसका अंतिम बिंदु नहीं है। वे निरंतर आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहना ही हमारे जीवन की प्रक्रिया है। मैं बात कर रहा था मॉरिशस की, वहाँ जो कवि सम्मेलन हुआ, और आपको बताने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो विश्वजनीन रूप मिला है वह केवल हमारे शब्दों से, हमारे साहित्यकार की वाणी से, उसके शाश्वत प्रारूप से मिला है। हमको विदेशों में एक प्रकार से जाना जाता है एक ऐसे सभ्य सुसंस्कृत देश के रूप में जिसने तोप और तलवार से अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार नहीं किया। भारतवर्ष ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया है केवल अपनी वाणी से, केवल अपने शब्दों से, केवल अपनी भावना से। यहाँ बरवे जी के गज़ल संग्रह में कुछ व्याकरण की दोष पाए गए या खोजे गए। शब्द दोष या व्याकरण दोष छोटी चीज है, भावना बड़ी चीज है। कभी भावना में बहा कर ले जाता है,
इतने दिनों के बाद भी छाल रामायण मॉरिशस में लोग गा गा करके गाते हैं शाम के समय, हर समय, और वे प्रसन्न मना होते हैं यह कहने में कि वे भारतवर्ष से आए हैं। मुझे वहाँ सुनने को मिला था कि एक बार एक गरीब किसान ने गन्ना काटते हुए उस अंग्रेज अफसर के खेत में से दोपहर के समय गला तर करने के गन्ना चूस लिया। साहब ने देख लिया, उसको हंटरों की मार पड़ी, उसकी कमर छील दी गई। शाम के समय उसको सीरा पोत कर उल्टा लटका कर उसके घर के आगे पटक दिया गया और बस बस करती लाल चीटियां उसके शरीर पर छोड़ दी जो उसका सर्वांग चाट गई। इतनी कठिनाई सह करके हमारे भारतवर्षियों ने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को भारत से बाहर फैलाया है, और फैलाया है राम अवतार जैसे कवियों ने भारतवर्ष के उस अनश्वर रूप को, जिसमें कहा है कि आदमी के स्वर नश्वर होते हैं, वह कैसे अनश्वर दिखता है। निश्चय ही राम अवतार जी की वाणी में एक जादू है, एक मिठास है, एक मन को खींचने की कशिश है। जब मैंने इस तरह का दर्दनाक प्रारूप मॉरिशस में लोगों को कहते सुना तो मेरे मन से एक कविता फूटी, और वह कविता एक प्रकार से शायद गजल के दुख दर्द को भी व्यक्त कर सके। यूं तो इतिहास को याद करना एक बहुत बड़ी चीज है, पर उससे भी बड़ी चीज है अपने बुजुर्गों के दुख दर्द को और घावों को, पीड़ा को याद करना। उन्हीं घावों से रक्त बहा रिस रिस कर बार बार अनेक बार। उसी रक्त ने खिला दिए मॉरिशस की धरती पर स्वर्णिम रक्त कमल। हो गिरमिटिया बंधु फुलियार के कोठी के बंधु, तुम उस दिन कितना रोए होगे जिस दिन घुमड़ते बादलों के बीच में तुमने ईख का पहला पौधा रोपा होगा। उस दिन याद आए होंगे भाई बहन, गांव के गलियारे, अमराई कोकिल कूजन, पर साहब के कोरों की बौछार से तुम्हारी कमर छीलती होगी। उस लहू लुहान कमर में एक तड़पन भर गई होगी। उस समय मॉरिशस के लोगों के बीच में से केवल एक आवाज आती है, ओ मेरे बंधु, उस दिन की याद मत दिला, बस उस दिन की याद मत दिला, बस उस दिन की याद मत। निश्चय ही राम अवतार जी एक ऐसे कवि हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते। वे अनश्वर हैं, उनके गीत अनश्वर हैं। मुझे इनसे बहुत बड़ा गिला है। इन्होंने एक जगह ये कहा है कि पंच तत्व में जब तक मैं विलीन नहीं होगा तब तक मेरे गीत बेहतरीन नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ, पंच तत्व में विलीन होने से पहले ही आपके गीत बेहतरीन हुए हैं, होते रहेंगे, होंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सा मैं इनके काव्य संग्रह की कुछ पंक्तियों को उजागर करूँ। गजल में प्रतीक का बहुत महत्व होता है। इन्होंने एक स्थान पर बहुत सुंदर प्रतीक प्रस्तुत किया है। ये कहते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, चिट्ठी एक पुरानी हुई। बहुत सुंदर। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसकी आंखें मैली हो जाती है, और चिट्ठी जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है तो चिट्ठी भी मैली हो जाती है। बहुत सुंदर सिंबल है, बहुत सुंदर। एक स्थान पर ये लिखते हैं, अंधियारों को छोड़ चांदनी लहरों की दीवानी हुई। और इस पंक्ति पर मुझे सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति आ जाती हैं, चांदी के सांपों की रलबल खेलती रश्मियां जल में चल। निश्चय ही बैरवा जी, आप रुपहले और सुनहरे
पदों के कवि हैं, गजलकार हैं। आपके शब्द दुख और दर्द को भूलने की एक बहुत बड़ी सहायता देते हैं, एक सहारा देते हैं। इस जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। जीवन रूपी सर्पिणी बार बार दंश मारती है, लेकिन हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि उसके धन को कुचलकर हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक अशिक्षित किसान ने आगे बढ़ने के विचार को ही लेकर मैक्सिम गोर्की को खेत की मेड़ पर रोक करके ये पूछा था, यस वी आर टॉट टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, टू स्विम इन द वाटर लाइक फिशेस, बट हाउ टू लिव ऑन द अर्थ वी डू नॉट नो। हाँ, ये ठीक है कि हमने पक्षियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर रह करके एक इंसान के रूप में कैसे जीवन व्यतीत करे, इसे हम नहीं जानते। और हम जानेंगे शायद बैरवा जी की कविताओं को, गजलों को पढ़, जिन्होंने बहुत ही सार्थक रूप में ये कहा है, जो जितने सयाने हुए वे उतने ही पुराने हुए। यानी जीवन की सार्थकता सयानेपन में नहीं है, जीवन की सार्थकता है अपने जीवन से जो कुछ दूसरों को दिया जा सके, समाज को पूर्ण किया जा सके, वही हर आदमी के लिए पर्याप्त है। वेद व्यास ने महाभारत में कहा है, गुह्यम ब्रह्मम तदिदं ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। अर्थात रहस्य ज्ञान की कुंजी मैं तुम्हें बताता हूँ, मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, और मनुष्य को जो ऊंचा उठाती है, चाहे वह कविता हो, चाहे वह गजल हो, चाहे वह अरबी फारसी का कोई भी प्रारूप हो, वह निश्चित रूप से वरेण्य है, आदर करने योग्य है। इन्होंने एक स्थान पर लिखा है, जब तक पुराने लोग जीवन की चतुराई सियानपन में नहीं है, और सियानपन एक तरह से छीना झपटी का दूसरा नाम भी हो सकता है। सियानपन एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी को धोखा देकर के आगे बढ़ जाने का नाम भी हो सकता है। इनमें एक सज्जनता है, इनमें एक विनम्रता है, इनमें शायद जीवन को देखने की एक गहराई है। और मुझे अनातोली के वे शब्द याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, जीवन में दुख जितना गहरा घाव देता है, उतना ही मुझे दूसरों को समझने और उतना ही दूसरों के साथ अपना सुख बांटने में मुझे सुख मिलता है। निश्चय ही इनका गजल संग्रह संग्रहणीय है, पठनीय है, और उसका जितना भी कथन किया जाए वह कम है। एक स्थान पर ये लिखते हैं, हमारे मित्र ने उसका जिक्र किया था, यह कौन अचानक महफिल में आया, पूरी पूरी फिजा तस्पूरी हुई। ये शायद इन्होंने कस्तूरी शब्द का प्रयोग आध्यात्मिकता के अर्थ में, और गजल जहाँ प्रेमाभिव्यक्ति का साधन है, वहीं अपने प्रतीकों के माध्यम से वह आत्मा परमात्मा के प्रेम करने के लिए सूफी कवियों के मारिफत तक पहुँचती है। निश्चय ही इस रूप में ये अध्यात्म की गहराई भी छूते हैं, और उस रूप में मैं ये कहूँगा कि ये निरंतर ऐसी गज़ल लिखते रहें जो आदमी को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, और जीवन में इन्हें और अधिक गज़ल लिखने का, गज़ल कहने का, गज़ल के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान हो। यूँ तो हर कवि में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। अब नियर और नियराई शब्द के ऊपर हम न जाएं, तो अभिमन्यु अनंत जो मॉरिशस में
एक अच्छे कवि माने जाते हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष से उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। उनको अगर व्याख्यान देते सुने मिले आप कभी, तो भी कह जाते हैं नदी बहता है, पर्वत उड़ती है, ऐसा वो कह जाते हैं। ऐसा भी इसलिए नहीं कहते कि वे व्याकरण नहीं जानते, ऐसा भी इसलिए कहते हैं कि वहाँ बोलचाल की भाषा में हिंदी के, भोजपुरी के और क्रियोली के, जो हिंदी अंग्रेजी इन सबको मिलाकर के बनी थी क्रियोली भाषा, उसके कारण वे कभी कभी व्याकरण दोष कर जाते हैं। तो एक प्रकार से व्याकरण मैं यही कहूँगा मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ है भावना का बहना, भावना का निरंतर प्रवाह, भावना का अमोघ प्रवाह जब बहता है तब उसके सामने सब कुछ गौण पड़ जाता है। भैरवा जी, मैं आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि गज़ल के क्षेत्र में आपकी गज़ल और आपका गज़ल संग्रह आगे आने वाले गज़लकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। आपके शब्दों में और आपके सुर में सुर मिलाकर मैं यही कहूँगा, हम नहीं कर सके जो साधन वह सिद्ध करे अगली पीढ़ी, वह सिद्ध करे अगली पीढ़ी, वह सिद्ध करे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर राम अवतार जी को साधुवाद देता हूँ और इस गज़ल संग्रह के प्रकाशन में जो डायमंड प्रकाशन ने सहयोग किया या उसको छाप करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया, इनकी विचार राशि को जो इस ओर उस ओर सर्वत्र बिखरी है उसको सामने लाए, सब बधाई के पात्र हैं। आप सब भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने बड़े धैर्य के साथ सब लोगों को सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर गुप्त जी। मित्रों, यथा रावतार की बारात का एक पक्ष रावतार की गजल संग्रह सुबह ने उन्हें वरीण किया आज, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाराती तो खैर ज़रूरी है बारात में, और बच्चे भी बारात का एक अभिन्न अंग होते हैं, अनिवार्य अंग होते हैं। तो बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं। रावतार जी सिर्फ साहित्य से ही नहीं जुड़े हुए बल्कि इनके सामाजिक सरोकार भी हैं, या यूँ कहें इन्होंने साहित्य को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। और कात्यायनी अनाथ बालाश्रम हैं, उनके बच्चों के लिए समय समय पर सहयोग करते रहे हैं। आज उस आश्रम के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आश्रम के बच्चों को हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर श्रीवास्तव जी के करकमलों से एक एक पुस्तक, यानी सुबह जो गजल संग्रह है, अच्छा एक अलग से पुस्तक जी हाँ वो दी जाएगी जो बच्चों के पढ़ने के योग्य होगी। तो बच्चे जो आश्रम से आए हैं हम उनका नाम नहीं पुकारेंगे, एक एक करके यहाँ आते जाएं और पुस्तक यहाँ पर प्राप्त कर देंगे। बच्चे बाहर हैं या अंदर हैं, पहले ये देख लीजिएगा। इससे पहले कि रावतार के परिवार का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं आभार आप सभी का व्यक्त करूं। सबसे पहले तो आभार जो मंच से नीचे यहाँ बैठे हैं, आप सबका आभार है, क्योंकि जो मंच पर बैठे हैं वो तो सत्ता सुख का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मूलतः तो आपका है कि आप आए, आपने समय निकाला और इस